thermodynamic derivation of relationship between the elevation of boiling point and molecular weight of solute. मीन्स दैट कि मुझे एक फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू kp इंटू स्मॉल w अपॉन डेल टी बी इंटू कैपिटल W। और इस फॉर्मूले से मुझे ये बताना है कि मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड डेल टी बी इन दोनों में रिलेशन क्या है फॉर्मूला डिराइव करने के बाद। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, देन सेकंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इसका ग्राफ कैसे आता है, फोर्थ इस रिलेशन का डेरिवेशन, and then fifth is what is ebullioscopic constant. So hello everyone, my name is Ravi and welcome back to our new another video. So let's start the video. First, सबसे पहले आप समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऐसा एक टेम्परेचर है कि जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स दैट कि अगर कंसिडर दैट मेरे पास एक बीकर है और बीकर में कुछ अमाउंट ऑफ मैंने क्या किया है, सॉल्वेंट लेके रखा है, क्या सॉल्वेंट। और जब इस सॉल्वेंट को मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, इसमें से कुछ वेपर प्रेशर मतलब वेपर से मतलब इवेपोरेट होना शुरू चालू हो जाएगा, इसमें से कुछ वेपर्स बाहर निकलेंगे। ये वेपर्स कब बाहर निकलेंगे, एक टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। सपोज दैट इसका एक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ऐसा एक टेम्परेचर कि जिसमें से जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये कब होता है, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दैट मीन्स सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हीट करने के बाद इसमें से वेपर्स तो बाहर निकलेंगे, लेकिन कब निकलेंगे, जब उसका लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो तब फिर मैं बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करता हूं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल। ओके, देन एलिवेशन ऑफ व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो समझो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सॉल्वेंट को हीट करने के बाद मुझे उसका बॉइलिंग पॉइंट निकला 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस सॉल्वेंट में अगर इस जो सॉल्वेंट मैंने हीट किया था उस सॉल्वेंट को मैंने सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्यूशन मींस इसमें कुछ अमाउंट ऑफ मैंने क्या किया, सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट को ऐड कर दिया। अब इसमें जैसे कि सॉल्वेंट में कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट में सोल्यूट भी प्रेजेंट है, मींस दैट सॉल्यूशन, ये होगा आप सॉल्यूशन। तो जब मैंने इसको हीट किया तो मुझे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिला 150 डिग्री सेल्सियस, दैट इज टी इक्वल्स टू, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना मिला मुझे, 150 डिग्री सेल्सियस। क्यों, यही सॉल्वेंट था। सपोज दैट ये सॉल्वेंट है वाटर, तो यहाँ पर भी मैं वाटर ही लिया था, लेकिन सोल्यूट डालने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सोल्यूट डाला है। तो मैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकता हूँ, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, the increase in boiling point of the solvent due to the addition of solute in the solvent। अगर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा हो, क्यों, क्योंकि मैंने उसमें सोल्यूट ऐड किया है, तो उस बॉइलिंग पॉइंट को मैं बोलता हूँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर, दैट इज इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेट मतलब क्या, इंक्रीज हो रहा है। तो सपोज दैट इसका अगर मैंने टी इक्वल्स टू मतलब बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और दैट इज 150 डिग्री सेल्सियस, फिर इन दोनों का डिफरेंस मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूट डालने के बाद सॉल्यूशन में जो इंक्रीज आ रहा है सॉल्वेंट में बॉइलिंग पॉइंट का, उसको मैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहता हूँ। सो इसके बाद देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो मुझे पता है अब क्या है, तो लेकिन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल टी बी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, डेल टी बी से
डिराइव करते हैं। तो सबसे जो बड़ा हो, मतलब इसको मैं कंसिडर करता हूँ जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, T इक्वल्स टू 150 डिग्री सेल्सियस, एंड सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको बोलता हूँ मैं टी नॉट। टी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड टी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, boiling point of the solution. Then del Tb, that is elevation of boiling point, is the difference between the boiling point of the solution and the boiling point of the solvent. Then that is T minus T naught. This is the elevation of boiling point. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले मैंने सॉल्वेंट को हीट किया तो मुझे उसका बॉइलिंग पॉइंट मिला 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने के बाद जब मैंने इसमें सोल्यूट डाले तो फिर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था 100 डिग्री सेल्सियस से वो 150 तक चला गया। क्यों? क्योंकि उसमें सोल्यूट प्रेजेंट है। तो सोल्यूट की वजह से अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है इसका सॉल्वेंट का, तो उसको मैं बोलूंगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, और उसको डिराइव करते हैं टी माइनस, दैट इज डेल टीबी इक्वल्स टू। अब देखो, जैसे कि मुझे मालूम है डेल टीबी इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे मालूम है। लेकिन जो रिलेशन डिराइव करना है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है कि वो ग्राफ बताता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फिर अपन एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इन दोनों में से डिफरेंस निकालने के लिए, और वो ग्राफ रहता है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर मैंने क्या किया, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस को, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैंने लिया वेपर प्रेशर एंड देन एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। तो जब मैं सॉल्वेंट को हीट कर रहा था, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था और प्रेशर इसमें से बढ़ रहा था। तो उस टाइम पर मुझे एक ग्राफ मिला सॉल्वेंट का, जो कि एक कर्व मिला सॉल्वेंट का, जो कि था इस प्रकार से, इस तरह से। इस कर्व को मैं नाम देता हूं ए बी, इसका सॉल्वेंट का कर्व है ए बी। देन सिमिलरली इसको जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था तो इसमें से भी कुछ वेपर प्रेशर बाहर था। तो इसका जब मुझे ग्राफ मिला तो वो कुछ था इस टाइप से, सी डी फॉर सॉल्यूशन। मतलब कि ए बी ये कर्व है सॉल्वेंट का, और सी और डी ये कर्व है सॉल्यूशन का, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में। ओके तो यहाँ पर समझो क्या है। तो यहाँ पर एक प्योर सॉल्वेंट है, तो जब मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया तो इसमें से जो वेपर, मतलब वेपर्स निकल रहे थे, वो कुछ प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे थे इसके कंपैरिजन में। मतलब इसमें जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, और इसमें जो प्रेशर है वेपर प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर, इसमें जो वेपर प्रेशर है कम है। इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें सोल्यूट प्रेजेंट नहीं है, ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन को इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा, और इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा। टेम्परेचर इज मोर, एंड इसमें अभी सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली इसमें से जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब इसमें जो टेम्परेचर है वो कम लगने वाला है। तो देखो, यहाँ पर वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है। तो मैं एक वेपर प्रेशर की लाइन है वहाँ पर कंसिडर करता हूँ, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट, और उसको एक हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करता हूँ ऑन द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेम्परेचर की पैरेलल, दिस टाइप। और एक सेकंड लाइन वेपर प्रेशर ऑफ द solution, that is P denotes the vapor pressure of the solution and this P naught denotes the vapor pressure of the solvent। इसको भी एक स्ट्रेट लाइन से मैं
This is two lines are vapor pressures of this vapor pressure of the solution and this vapor pressure of the solvent. अब यहाँ पर जहाँ मतलब कर्व ए बी पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करी है वो एक पॉइंट पर टच हो रहे हैं कर्व ए बी को। तो वहां से जब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा डायरेक्टली तो इस परपेंडिकुलर से मुझे मालूम मतलब मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूँ दैट इज टी नॉट। यहाँ पर जो टच होगा तो उसको मैं बोलूँगा टी नॉट। यहाँ से परपेंडिकुलर डालने के बाद टेम्परेचर की मतलब एक्स एक्सिस पर तो इसको मैं बोलूँगा टी नॉट दैट इज टेम्परेचर। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। टी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। देन फिर से सॉल्यूशन की कर्व जो सी डी है वहाँ पर भी एक टच हो रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। देन यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डालने के बाद मुझे जो मिलता है बॉइलिंग पॉइंट दैट इज टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो जहां पर ये लाइन टच हो रही है इसको ये पॉइंट को बोलता हूं मैं ई एंड यहाँ पर जो लाइन टच हो रही है यहाँ पर बोलता हूं मैं एफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ द ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। इसमें से डिफरेंस अगर आपको पेपर में लिखना हो तो आप सबसे पहले लिखोगे कि ए बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट का कर्व सॉल्वेंट का, सी डी रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन का कर्व। फिर देन सेकंड सॉल्वेंट का कर्व सी डी मतलब सॉल्यूशन के कर्व के ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि उसमें जो वेपर प्रेशर वो ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए वो सी डी से ए बी ऊपर है। लेकिन सी डी ए बी से नीचे है क्योंकि इसका वेपर प्रेशर है जो कम है, वेपर प्रेशर कम है। इसका वेपर प्रेशर क्यों कम है? क्योंकि इसमें सोल्यूट है और सोल्यूट इसको इवेपोरेट होने से रोकेगा। अगर रोकेगा तो इसको टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा लगेगा दिस लाइन शोज दैट द टेम्परेचर तो ये आगे रहेगा किसके सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ है सॉल्यूशन वाला जो कर्व है इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर कभी अपने कंसिडर करा तो ये सॉल्वेंट से आगे रहने वाला है क्योंकि इसको टेम्परेचर ज्यादा लगेगा और इसको टेम्परेचर कम लगेगा इसलिए इसके पीछे है। जो पी नॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड पी रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ज्यादा है इसलिए वो ऊपर है। फिर जब मैंने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया तो वो ए बी और सी डी को टच कर रहा था उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि जहां पर सॉल्वेंट को टच कर रहा था उसको मैंने बोला टी नॉट। एक परपेंडिकुलर डालने के बाद क्यों बोला टी नॉट? टी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट ओके। एंड देन टी ई पर भी एक टच कर रहा था कौन सा वाला वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट का तो उसको मैंने बोला टी दैट इज टी मींस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ओके। दिस इज द ग्राफ और आपको इस प्रकार से पेपर में लिखना है। देन इस ग्राफ को कंसीडर करके हम रिलेशन जो है द इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को डिराइव करने वाले। तो समझो जो क्लैपेरॉन क्लॉसेस मेथड है। अब क्लैपेरॉन क्लॉसेस मेथड क्या है कि ये दोनों साइंटिस्ट थे, इंजीनियर था और एक साइंटिस्ट था। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया था कि फेज ट्रांजिशन के बारे में बताया था। फेज ट्रांजिशन क्या होता है कि सपोज दैट मेरे पास एक लिक्विड है, इस बीकर में एक लिक्विड है और इस लिक्विड में यहाँ पर दो फेजेस प्रेजेंट है। एक जो लिक्विड के ऊपर है दैट इज गैस फेज और एक जो नीचे है मतलब लिक्विड दिस इज लिक्विड फेज। फिर क्लैपेरॉन और क्लॉसिस ने क्या बताया था फेज ट्रांजिशन के बारे में कि लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस फेज। लिक्विड फेज इज कन्वर्टेड इनटू गैस फेज। इनमें रिलेशन क्या है? मतलब लिक्विड डायरेक्टली थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसको हीट लगेगी, प्रेशर भी लगेगा। तो इन सब मतलब थिंग्स को कंसिडर करने के बाद उन्होंने इसका रिलेशन बताया था, इसका फेज ट्रांजिशन के बारे में। तो जब अपन इसके बारे में सोचते हैं ये इक्वेशन के तो क्लासिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं ऑन द ग्राफ सी डी ऑफ पॉइंट ई एफ एंड ई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है लिक्विड क्लैपेरॉन क्लॉसिस इक्विलिब्रियम। लेकिन कहाँ पर लेना है अपन को? लिक्विड एंड
वेपर, लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम पर क्लैपेरॉन क्लॉसिस का जो इक्वेशन है उसको यहाँ पर अप्लाई करके ऑन द ग्राफ सी एंड डी को अप्लाई करके एक इक्वेशन बताया है उन्होंने, जिसका डेरिवेशन अपने बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको डायरेक्टली उस डेरिवेशन को रटना होगा। तो वो डेरिवेशन जो है वो है दैट इज, मैं यहाँ पर लिखता हूँ P naught upon P, that is integration of, this sign is indicate that the integration of P naught upon P is equals to LV upon R into T minus T naught upon T into T naught, that is equation number 1। ये कौन सा इक्वेशन है? क्लैपेरॉन क्लॉसिस ने लिक्विड वेपर फेज के बारे में जो इक्विलिब्रियम बताया था ऑन द ग्राफ, ऑन द कर्व सी डी पॉइंट ई एंड एफ। ई एंड एफ पे क्या हो रहा था कि जो इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहे थे, मतलब जो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर राइज हो रहा था, और जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो राइज हो रहा था। फिर इन दोनों को इक्विलिब्रियम कंसिडर करने के बाद लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, क्लैपेरॉन क्लॉसिस ने इक्वेशन दिया था, फिर उसका डेरिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ करने के बाद अपन को एक रिलेशन मिलता है, दैट इज दिस रिलेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यार समझो इस बात को, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन आसान भी है समझने के लिए। तो एक इक्वेशन ये इक्वेशन निकलता है, और इसका डेरिवेशन अपने बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये रटना होगा, आप रट लो इसको। और ये दिस क्वेश्चन ना IMP है, ये आने वाले हैं क्वेश्चन। सो समझो, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर जो LV है इसको मैं बोलता हूँ मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना उतना आसान भी है समझने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन समझो कभी तो इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो समझो अभी LV इक्वल्स टू मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? अगर कंसिडर दैट कि मेरे पास 1 मोल लिक्विड है, तो उसको लगने वाली हीट, मतलब कि मेरे पास 1 मोल लिक्विड प्रेजेंट है, सपोज दैट इस बीकर में मेरे पास 1 मोल लिक्विड प्रेजेंट है, तो इसको मुझे गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गैसेस फेज में। तो इसको मुझे गैसेस फेज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको हीट करना पड़ेगा, तो इसको लगने वाली हीट को मैं बोलूंगा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 मोल लिक्विड को गैसेस फेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जो हीट लग रही है, उस हीट को बोलता हूं मैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ दिस सॉल्वेंट। बस वही यहाँ पर दिया हुआ है। तो देन सेकंड, अब अपन को क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लेना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लेने के लिए मुझे मालूम है दैट इज T माइनस T नॉट इक्वल्स टू डेल TB। इसकी वैल्यू मालूम है डेल TB। देन सेकंड, अब क्या करना है मुझे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखो, जब मैंने यहाँ पर एक सॉल्वेंट में सोल्यूट डाला था, अगर उसको मैंने वापस फिर से निकाल लिया बाहर, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज T, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इक्वल हो जाएगा T नॉट के, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, सोल्यूट निकालने के बाद तो इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ सॉल्यूशन को। देन थर्ड इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि 12th में इसका डेरिवेशन पूरा का पूरा दिया हुआ है अपन को। तो उसमें से ही कुछ रिलेशन निकाल के इसकी जो वैल्यू है उसको डिराइव किया हुआ है, दैट इज मींस दैट इंटीग्रेशन ऑफ P नॉट अपॉन P इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, और इसको मैं बोलता हूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये क्या चीज है, तो जैसे डेल TB दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू T माइनस T नॉट दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, वैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी। तो इसको डिराइव करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ दिस क्लैपेरॉन क्लॉसिस, तो ये इक्वेशन मिलता है।
तो इस इक्वेशन को और इन दो वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट करने के बाद मुझे जो इक्वेशन मॉडिफाइड मिलता है वो है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, इसकी वैल्यू जिससे कन्वर्ट कर देंगे देन इज इक्वल्स टू एल वी अपॉन आर इंटू टी माइनस टी नॉट, इसकी वैल्यू मालूम है मुझे, टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू डेल टी बी दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देन टी इंटू टी नॉट। अब देखो टी इक्वल्स टू टी नॉट डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए, तो फिर मुझे जो वैल्यू मिलेंगे टी नॉट इसका स्क्वायर, टी नॉट इंटू टी नॉट इज इक्वल्स टू टी नॉट स्क्वायर, डायरेक्टली यहाँ पर मैंने पुट कर दिया टी नॉट स्क्वायर। ओके, और इस इक्वेशन को बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरे पास है ना थोड़ी जगह कम है, तो आप है ना इस इक्वेशन को लिख लो क्या है कैसे आप समझ लो सबसे पहले, तो फिर इन दो वैल्यू को मैंने पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। देन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक राउल्ट्स लॉ दिया हुआ है 12th के बुक में, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में राउल्ट्स लॉ, वो बताता है कि यार अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना हो एक खाली सॉल्यूशन का, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि वेपर प्रेशर ऑफ उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर निकालूंगा और उसमें कितने मोल फ्रैक्शंस ऑफ, मोल फ्रैक्शन मतलब कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दैट इज एक्स, दिस एक्स डिनोट द मोल फ्रैक्शन एंड दिस पी डिनोट द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर और उसमें कितने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। कंफ्यूजिंग। तो ये क्या है, राउल्ट्स लॉ है। तो इसको और इसको डिराइव मतलब इसका एक पूरा डेरिवेशन है, इसको डिराइव करने के बाद एक रिलेशन मिलता है राउल्ट्स लॉ का, दैट इज स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन बाय राउल्ट्स लॉ, बाय राउल्ट्स। अब देखो जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, then small n equals to number of moles of solute, then capital N is equals to number of moles of solvent, number of moles of solute and capital N equal number of moles of solvent। अब number of moles of solute का एक फॉर्मूला है, इसको रफ कर दो। ओके, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैं लिखता हूँ इसको स्मॉल एन इक्वल्स टू, इसका जो फार्मूला, इसका फार्मूला लिखने वाला हूँ मैं कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। Then the second is capital N is number of moles of solvent, capital N is equals to mass of solvent upon molar mass of solvent। Okay, number of moles का फॉर्मूला है, that is number of moles का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट को मैं डिनोट करता हूँ दैट इज स्मॉल w से, और मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट को डिनोट करता हूँ मैं दैट इज स्मॉल m से। मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट एक ही, दैट इज दिस स्मॉल m, और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कैपिटल N इज इक्वल्स टू, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस फार्मूले को
यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद जैसे मैंने इनको डिनोट किया, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को भी डिनोट करता हूँ, दैट इज कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस कैपिटल W मीन्स मास ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ तक ठीक है। फिर डायरेक्टली इन दो फार्मूलाज को मैं इसमें पुट करता हूँ, दैट इज P नॉट अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल m, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज W स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन दैट इज कैपिटल N इक्वल्स टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। फिर इसको डिराइव करने के बाद मुझे जो इक्वेशन मिलता है दैट इज स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W, दिस इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। अब ये जो वैल्यू है दैट इज रिलेटिव बाय राउल्स लॉ की वजह से अपन ने ये वैल्यूज निकाली। तो इस वैल्यूज को जो इक्वेशन नंबर सेकंड मिला था, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था, इक्वेशन नंबर सेकंड था P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू L V R इंटू डेल TB अपॉन T नॉट स्क्वायर। ये था इक्वेशन नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, जो P नॉट की और इसकी P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इसकी जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी वो डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो मुझे डेल TB की वैल्यू मिलती है उसको देखो, दैट इज P नॉट माइनस P इक्वल्स टू अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू दिस मीन्स स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इज इक्वल्स टू LVR इंटू डेल TB अपॉन T नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे डेल TB वैल्यू निकालनी है। तो डेल TB की वैल्यू निकालने के लिए ये जो टर्म है उसको, ये पूरा फॉर्मूले को मुझे मॉडिफाइड करना होगा। तो देखो डेल TB इक्वल्स टू डेल TB इज इक्वल्स टू दिस टर्म इज, ये जो टर्म है वो तो ऐसी की तैसी रहने वाली है, W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू दिस इज मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T नॉट स्क्वायर अपॉन n। और इसको मैं बोलता हूँ इस इक्वेशन को, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। दिस इज द इक्वेशन नंबर। अभी इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये क्या, ये डिनोट करता है, ये बता रहा है, एक डेरिवेशन दैट इज रिलेशन बता रहा है, दैट इज डेल TB स्मॉल m, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट एंड LV। This means that this equation gives the relation between elevation of boiling point, molecular weight of solute and LV, that is molar heat of vaporization. This equation gives the relation between the elevation of boiling point, molecular weight of solute and this molar heat of vaporization. Molar heat of vaporization के बारे में इक्वेशन अपन को बता रहा है। अब ये इक्वेशन ठीक है, डेल TB की वैल्यू अपन को निकल गई, लेकिन यार जो इक्वेशन था कि अपन को डिराइव करना है उसमें क्या था, Kb था। जो इक्वेशन मुझे डिराइव करना था वो क्या था, स्मॉल m इक्वल्स टू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल TB इंटू कैपिटल W। मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो कौन सी थी, Kb की वैल्यू थी। अब Kb क्या है, अपन देखेंगे Kb क्या है। Kb को इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए Kb क्या है, तो जब मैंने एक सॉल्वेंट लिया था, दैट इज सॉल्वेंट एक बीकर में, तो मुझे मालूम नहीं था कि ये सॉल्वेंट इतने अमाउंट में सॉल्वेंट है, और फिर उसके बाद उसमें मैंने कुछ सोल्यूट डाला था। इसमें क्या डाला था मैंने, सोल्यूट डालने के बाद मतलब सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो देखो अब इसमें क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट भी प्रेजेंट है।
तो मुझे मालूम है कि इसमें इतना सॉल्वेंट है और इसमें इतने अमाउंट ऑफ मैंने सॉल्यूट डाला हुआ है, मतलब सॉल्यूशन का कुछ अमाउंट मालूम नहीं मुझे। तो इसका जो रिलेशन है वो ये आ गया, लेकिन यहाँ पर के बी है। फिर अब के बी क्या है, तो अगर इफ W1 upon if 1 mole of solute, 1 mole of solute means W upon small m equals to 1 is if 1 mole of a solute W upon m equals to 1 is added to the 1 kg of solute, that is capital W। मतलब कि यार समझो कि अगर मैंने क्या किया है, बीकर में एक मोल ऑफ सोल्यूट डाल दिया, किसमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब क्या कि मुझे कांस्टेंट वैल्यू करके सबसे पहले मैंने जब ये इसमें डाल सॉल्वेंट भी मुझे मालूम था कितना मैं पकड़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे सोल्यूट भी मालूम था कि मैं सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व करूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे मालूम है कि सॉल्वेंट जो है वो 1 kg है और जो सोल्यूट है वो 1 मोल है। मतलब क्या कि इसकी मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। फिर कांस्टेंट वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो मुझे कांस्टेंट एक डेल्टी में मिलेगा। अगर मैंने एक सॉल्वेंट लिया कि उसकी मुझे वैल्यू मालूम नहीं है और उसमें सोल्यूट डाल दिया और उसका इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मुझे मालूम करना है, तो उसका इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी मुझे मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों भी वैल्यू मैंने कौन सी अननोन ली। सोल्यूट भी मालूम नहीं मुझे कितना डालना है और सॉल्वेंट भी मुझे मालूम नहीं और सोल्यूट भी मुझे मालूम नहीं कि सॉल्यूशन में मुझे कितना डालना है। फिर इसका जो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा दैट इज डेल टीवी। ये भी कैसे निकलेगा, मतलब मुझे मालूम नहीं, निकालना पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि सॉल्वेंट 1 kg है और जो सोल्यूट है वो 1 मोल है, तो मुझे जो डेल टीवी की वैल्यू जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, क्योंकि ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी कब, इफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज एडेड और डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर 1 किलो सॉल्वेंट में मैंने 1 मोल ऑफ सोल्यूट कभी डाल दिए, मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म से मुझे कांस्टेंट इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा और उस इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को जो कांस्टेंट है उसको मैं बोलता हूँ Kb means that Kb is equals to del Tb, but when if 1 mole of solute is added to the 1 kg of solvent, जब मैंने 1 मोल ऑफ सोल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डाला तब Kb is equals to del Tb, क्योंकि उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट मिलेगी और इस कांस्टेंट को मैं बोलता हूँ इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज Kb। इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट मतलब the elevation of boiling point of the solution when 1 mole of solute is added to the 1 kg of the solvent। 1 मोल सोल्यूट में ना, मतलब 1 मोल सोल्यूट अगर मैंने 1 kg सॉल्वेंट में डाल दिया तो मुझे उसकी इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट मिलेगा और उस कांस्टेंट इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मैं बोलता हूँ इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज Kb और मोलर। तो फिर समझो यहाँ पर मैंने क्या किया था, Kb इज इक्वल टू दैट इज Kb W अपॉन स्मॉल m मीन्स 1 मोल किसमें डाला था 1 kg में। मतलब कि ये जो वैल्यू है ये दिस वैल्यू दिस स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल एंड कैपिटल W, जो वैल्यू किसके Kb की। तो फिर ये दोनों वैल्यू इसमें डालने के बाद दैट इज Kb इक्वल्स टू डेल Tb एंड दिस इस इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद मुझे जो Kb की वैल्यू जो मिलती है दैट इज Kb इज इक्वल्स टू R इंटू टी नॉट स्क्वायर अपॉन एल्फी। ये जो टर्म है मैंने सिमिलरली यहाँ पर लिख दी। देन इसकी वैल्यू तो मुझे मालूम है क्या है Kb की और डेल Tb इक्वल्स टू Kb। देन इसको मैं एलिमिनेट करता हूँ यहाँ से क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे मालूम है, उतना ही मैंने उसका यूज किया है। Kb इक्वल्स टू दिस। देन यहाँ पर क्या बचा सिर्फ कैपिटल M,
this capital multiplied by capital M. This is the equation number 4. इक्वेशन नंबर 4. ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है जितना आपने बना के रखा है इसको. देखो अभी समझो इसको. और फिर उसके बाद इक्वेशन 3 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ. इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करता हूँ. अगर इक्वेशन 3 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर मुझे जो मिलता है डेट इज डेल टी बी इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू आर टी नॉट स्क्वेयर अपॉन इस डिवाइड बाय एल फी अपॉन. इसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, KB से. दैट इज KB और KB इक्वेशन 4 से डिवाइड करना है. KB इक्वल्स टू आर टी नॉट स्क्वेयर दिस वैल्यू अपॉन एल वी इंटू एम. दिस इज द वैल्यू ऑफ KB दिस. तो ये जो टर्म है तो कैंसिल हो जाएगी. फिर उसके बाद ये m और m भी कैंसिल. फिर डेल टी बी अपॉन KB इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1 अपॉन कैपिटल W. देन दिस m इस m को मैं इधर लाता हूँ और बाकी के सम इक्वल्स के उधर पुट करता हूँ. दिस m इज इक्वल्स टू KB अपॉन डेल टी बी इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल hence proof. This equation gives the relation between the molecular weight of solute and del T, that is elevation of boiling point. अब इस दोनों में रिलेशन क्या है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा हुआ, मतलब सोल्यूट कभी ज़्यादा हुआ तो उसका इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है. दिस रिलेशन शोज द अगर मॉलिक्यूलर वेट कभी ज़्यादा है तो उसका इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है. Okay, this is inversely proportional to each other. Inversely proportional. So this is the relation between the elevation of boiling point and molecular weight of the solute.